अच्छा, आपको जो याद होगा हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर छोड़ा था कोर्स हमारा, ठीक है। इससे पहले हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी देखी थी और काउंटिंग रूल्स वगैरह देखे थे। होप कि आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें तो नहीं ना मसला। तो हम एक मरतबा दोबारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी मतलब आप लोगों के साथ शेयर की है एलिमेंट्स के ऊपर। उसको भी आपने काइंडली देखना बुक में, या इसके अलावा नेट पर बहुत सारा इसके ऊपर मटेरियल मिल जाना है, ठीक है। तो आज क्योंकि पहला दिन है तो हम देखना चाहते हैं कि किस तरह जो है ना आप लोग सीखते हैं इस जूम मीटिंग के थ्रू। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है इसको हम देखते हैं अभी, सही है। अगर किसी को मसला है आवाज़ का या कोई प्रॉब्लम है, तो अपने आप को ना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हैंड रेज करके ना, या मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक तो होती है प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें हम मालूम करते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सिंपल फार्मूले से, कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दैट सिंपल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सिंपल स्पेस। और दूसरी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या कर रहे होते हैं, अपने सिंपल स्पेस को ना रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। तो उस स्मॉल सिंपल स्पेस में से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम मालूम करें तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इन जनरल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स गिवन दैट बी अकर्स इज डोनेटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे गिवन डेट, जो सेकंड ऑलरेडी अकर हो चुका हो, ठीक है। तो ये फार्मूला है जनरल हमारे पास पी ऑफ ए गिवन बी। Sir, formula is not visible. मतलब ये जस्ट नोटेशन है कि इसको लिखते किस तरह, फार्मूला अभी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, फार्मूले से पहले आपने इसको ज्योमेट्रिकली देखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरह काम करती है। ये जो दरमियान में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। इस सेक्शन को हम डिवाइड करेंगे जो हमने कंडीशन अप्लाई की हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए में से प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो दिस इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय ए, और अगर आउट ऑफ गिवन डेट बी से कर रहे हैं तो हम इस इंटरसेक्शन को बी वाले पूरे रीजन के साथ डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो उसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय सेम टोटल बी, यानी कि ये वाला पोर्शन डिवाइड करेंगे हम टोटल बी के साथ। तो अब हम फार्मूले की बात करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो इस तरह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। सो दिस इज इन फैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी।
अब आ रहा है नजर फार्मूला आप? ये इमरान, नो सर, नहीं है नजर आया। बाकी तकरीबन आ रही है स्लाइड समझ नजर आपको? सर स्लाइड्स तो नहीं आ रही, पॉज तो नहीं हुआ हुआ सर शायद। जी सर ये कंप्यूटर शायद पॉज हुआ हुआ। स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, अब देखें आ रही नजर? नो सर। No, sir. अब देखें? अब आ रहे फार्मूला नजर? No, sir. सर स्क्रीन शेयरिंग बंद करके फिर से शेयर करें। ओके, अब चेक करें। सर पीपीटी शो नहीं हो रही, सिर्फ वो फाइल्स शो हो रही हैं आपकी डेस्कटॉप की। अब शो हो रही है सर। सर अब शो रही है सर। चलिए, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को देखा था आप लोगों ने? सर जो आपने वीडियो भेजी थी ना वो चल ही नहीं रही थी सर। हाँ, उसको अभी दोबारा यूट्यूब पे रखकर मैंने अपलोड किया, उसको देखना। बहरहाल उसी चीज़ को मैं दोबारा मतलब रिपीट कर रहा हूँ। मतलब 10-12 स्लाइड्स हैं, आसान है बिल्कुल। मतलब कोई मतलब लंबी खासी इसमें कहानी नहीं है, ठीक है। तो एक तो सिंपल प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते हैं किस तरह मालूम करते हैं। दूसरी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम सैंपल स्पेस को ना अपनी मर्जी के मुताबिक कम करते हैं। तो उसमें से अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करने को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये अब जो मेरे सामने आप लोगों के सामने नज़र आ रही थी, इसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए गिवन बी, और इसको रीड करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो पहला इवेंट ए जो है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, ठीक है। जो दूसरा इवेंट है गिवन बी वाला, वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देखें, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को किस तरह हम मालूम करते हैं, तो ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है, इसको हम डिवाइड करेंगे इस पूरे बी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला आंसर आ जाता है पी ऑफ ए गिवन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, यानी कि दिस इनफिट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो फार्मूले की बात कर रहे थे मैंने कहा हम बाद में आते हैं फार्मूले के ऊपर। तो ये फार्मूला है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्लियर। ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन डी, यहाँ पर ये वाला रीजन है, ये हमारा नोमिनेटर में जाएगा। और ये टोटल बी जो है हमारा, ठीक है, कंप्लीट, वो हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। इसको हम कंडीशनल
प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को बुक्स में मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे और वीडियो में भी हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 24 चूहे हैं, ठीक है, और उनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक है उसका फुट कलर, दूसरा आई कलर है। ठीक है, तो अब इसमें से पहले हम ये यूजुअल प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, उसके बाद हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि किस तरह होता है। ठीक है, अभी तक मसला चल रहा है, बहुत सारों का मैसेज कर रहे हैं कि विजिबल नहीं है। अभी चेक करें आप लोग। इट्स विजिबल सर। अच्छा, इसमें आप लोग देखें कि हम जब कलर की बात करेंगे तो ब्लैक, वाइट, ग्रे, और आई कलर की बात करेंगे तो रेड आइज और ब्लैक आइज। ठीक है, इस टेबल को आपने पहले समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और विदाउट कंडीशनल यानी कि ए यूजुअल प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ जाएगी। सही है, तो टोटल कितने हुए, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सिंपल स्पेस, ये टोटल हमारा सिंपल स्पेस कहलाता है। सही है, आप सब नंबर को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज 24। अच्छा, इसमें से अगर मैं रेंडमली कोई एक चूहा सेलेक्ट करता हूँ तो अगर मैं आप लोगों से ये मालूम करना चाहूँ फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ what is probability that a randomly selected mouse has a white fur? white fur की कितनी प्रोबेबिलिटी होनी, मतलब दिस इज नॉट इनफैक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये यूजुअल प्रोबेबिलिटी जिस तरह आप लोग मालूम करते हैं। व्हाइट फर डिवाइडेड बाय टोटल सिंपल स्पेस, तो क्या होना है आंसर पॉसिबल? आप सर लोग 1/2। 1/2, यस, यानी कि व्हाइट फर में आप लोग देखें कि ये 5 + 7 12 और डिवाइडेड बाय 24, तो 12/24 मीन्स 1/2, मतलब 0.1। ये मतलब दिस इज इनफैक्ट ए यूजुअल प्रोबेबिलिटी। आप में से बहुत सारे कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी को रिपीट करेंगे, तो ये वही सेम फार्मूला है जो ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं विदाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस इज इक्वल टू इनफैक्ट एन ऑफ दैट सिंपल स्पेस, वो जो भी है डिवाइड करेंगे टोटल नंबर इन सिंपल स्पेस। ठीक है, तो ये वही सेम सिंपल स्पेस के साथ डिवाइड करेंगे तो वही सेम प्रोबेबिलिटी आ जाती है जो विदाउट कंडीशनल हम यूज़ करते हैं ऑलरेडी। अच्छा, बहरहाल अब हम आगे चलते हैं। इसको अगर हम इसमें सम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसको किस तरह हम क्वेश्चन में लिखते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं, उसको देखें। बीच में क्या था, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इट इज अ ब्लैक आइज गिवन दैट इट इज अ ब्लैक फर। तो पहले तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि किस तरह हम इसको मालूम करेंगे। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ से व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इट इज अ ब्लैक आइज, ये आप लोगों से यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक आइज। उसके बाद ये जो वर्ड गिवन है, गिवन के बाद हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। गिवन दैट इट इज अ ब्लैक फर, इसका क्या मतलब है कि हम अब ओवरऑल तमाम मतलब माउस में प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास अब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, यानी कि जस्ट हमारे पास उन चूहों का तादाद है जिनका फर ब्लैक हो, यानी कि दिस वन, ये जो आप लोगों को कॉलम नजर आ रहा है। ठीक है, 3 + 4, तो अब हम इस चीज़ की बात करें तो इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऐसे चूहे की जिसके पास मतलब काली आंख हो। तो 1 है, आप लोग देखेंगे, और टोटल कितना हुआ 3 + 1 4, तो दिस सिंपली 1/4। so this is example of conditional probability. is it clear? तो इसको किस तरह लिखेंगे मैथमेटिकली,
अब हम उसको आगे देखेंगे, मगर ये इस टेबल के मुताबिक आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि अब हमारा डोमेन जो है ना वो जस्ट ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, इसमें से हम ब्लैक आइस की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं। उसके बाद इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात करेंगे सी पार्ट में, उसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल आप इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखें। अच्छा, आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें बुक से। एक क्वेश्चन मैंने मतलब उठाया 33, आप लोगों ने बुक से 12 एडिशन में पेज नंबर 197 को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। हिजबुल्ला अगर है, हिजबुल्ला यस सर। इसको रीड करें ज़रा, ताकि यस मुझे पता चले आप लोग सब समझ भी रहे हो या जस्ट मैं बोल रहा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 33। Students taking the graduate management admission test were asked about their undergraduate major and intend to pursue their MBA as a full-time or part-time student. A summary of their response follows. जो उसका पार्ट ए है उसमें पूछ रहा है कि डेवलप अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर दीज डेटा। तो उसका जो बी पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि यूज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ अंडरग्रेजुएट मेजर बिजनेस इंजीनियरिंग और अदर टू कमेंट ऑन विच अंडरग्रेजुएट मेजर produces the most potential MBA student। उसका जो सी पार्ट है उसमें पूछ रहा है if a student intend to attend classes full time in pursuit of an MBA degree, what is the probability that the student was an undergraduate engineering major? D part में पूछ रहा है if a student was an undergraduate business major, what is the probability that the student intend to attend classes full time in pursuit of an MBA degree? तो उसका जो लास्ट पार्ट ये है उसमें पूछ रहा है लेट ए डिनोट द इवेंट दैट द स्टूडेंट इंटेंडेड टू attend class full time in pursuit of an MBA degree, and let B denote the event that the student was under graduate business major. Are event A and B independent? Justify your answer. बस सर यही है। ये इज इट क्लियर? तो अब आप देखें, सबसे पहले उसी तरह की टेबल है जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की। एक है अंडर ग्रेजुएट मेजर जो इनके पास है, यानी कि बिजनेस में एनरोल है, कुछ स्टूडेंट इंजीनियरिंग में या दूसरे डिपार्टमेंट के, और उनसे पूछा गया है कि क्या उनकी इंटेंडेंट है वो फुल टाइम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे। तो टोटल हमारे पास इसी तरह है 1-3, मतलब ये एजिट क्वेश्चन है आप लोगों की बुक से मैंने उठाया, ठीक है, और उसमें ये पार्ट्स हैं जिसमें ABC जिस तरह आपने अभी रीड की। अब इसमें आप लोग देखें, सबसे पहला पार्ट जो है ना वो जिसमें हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल को डिस्कस करेंगे। हमने जॉइंट टेबल को डिस्कस किया था इससे पहले। ये जो इंटरनल टेबल है, ठीक है, जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है, ठीक है, उन तमाम नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, ठीक है, तो ये जो टेबल बनेगी वो बनेगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि दिस 352 डिवाइडेड बाय 1305, दिस 197 डिवाइडेड बाय 1305। तो वैसे ये सिंपल आप लोगों का आंसर होना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आप लोग देखेंगे मैंने किया है। तो ए पार्ट में आप लोग देखें तमाम नंबर्स को ना मैंने डिवाइड किया है टोटल के साथ, ठीक है, टोटल इज इन फैक्ट 1305 डिवाइडेड बाय 1305, तो यहाँ पर टोटल 1 आना है, इसको सम करेंगे। तो ये जो इंटरनल है इसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, मगर ये जो साइड में रो या कॉलम वाइज प्रोबेबिलिटी है इसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी, सॉरी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आई होप कि ए पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। सर ये फाइंड कैसे कर रहे हैं? कौन सा? सर जो बिजनेस
और फुल टाइम में जो आंसर आया है 0.270। सर ये कैसे आया? अच्छा, इसमें आप लोग देखें ना कि जो तो टेबल में ये नंबर है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपांड में, इस मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 352, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मतलब 1305 एक मिनट में मार्क नंबर चेंज कलर थोड़ी चेंज करो, मगर आप लोग देखें इंट्यूशन वही है जो इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर में जो ज्वाइंट टेबल देखी थी ना, वो सेम कॉन्सेप्ट इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आ रही समझ में? यस सर। ठीक है, तो इन तमाम नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं, या इस नंबर को भी अगर मैं डिवाइड करूं 1305 के साथ, तो आप लोग देखें कि कितना नंबर है। या यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेटर शो हो रहा है आपको बोला? नो सर, नहीं हो रहा। अच्छा, चलें आप लोग खुद मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये वही सेम नंबर मिलेंगे। ये जो अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं ना, इन तमाम नंबर्स को हमने टोटल के साथ जस्ट डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी को एक नज़र देखें आप लोग, बी में क्या कहते हैं। व्हाट इज बी पार्ट? बी में कहता है यूज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इस टेबल में जो साइड प्रोबेबिलिटी है रो वाइज और कॉलम वाइज, वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास रो है और ये जो आपके पास कॉलम है, दिस इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी यानी कि ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं कि अगर हम रेंडमली स्टूडेंट सेलेक्ट करें और मालूम करना चाहें फुल टाइम स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी, तो ये फुल टाइम की जो कंप्लीट रो है यानी कि 0.613 आ जानी, ये तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। या पार्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहें तो ये 0.387 आएगी। इसी तरह अगर ऐसा स्टूडेंट जो बिजनेस में मेजर कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.385 होगी, इंजीनियरिंग की 0.274, अदर की प्रोबेबिलिटी होनी है 0.47, मतलब विदाउट कंडीशनल एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। जिस तरह सेकंड चैप्टर में हमने मार्जिनल फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो आप देखें बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस कितनी है 0.384, इंजीनियरिंग की है 0.274 और वैसे ही अदर की 0.34। तो सबकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? बिजनेस की है ये सर बिजनेस की है। 0.385। तो हम कहेंगे सो द बिजनेस इज द undergraduate major that produce the most potential in the student। अच्छा, यहाँ पर तो वही सेम एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे, मगर इसमें सी में देखें हम कंडीशनल की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सी में कहते हैं इफ स्टूडेंट intended to attend a class full time, देखो ना, हेलो, आ रही है अब आवाज? यस सर।
स्लो आ रही है सर बहुत। अच्छा, इसमें आप सी को पहले समझें। सी में कहा जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है ना, अब गिवन डेट या इफ वाली कंडीशन सेम है। इस स्टेटमेंट को अगर हम रीड करें तो यहाँ पर पहले कंडीशन अप्लाई की जा रही है। इफ ए स्टूडेंट इंटेंडेड टू अटेंड द क्लासेस फुल टाइम इन परस्यूइंग ऑफ एन एमबीए डिग्री। तो अब हमारे पास जो सिंपल स्पेस है ना, वो टोटल क्लास का नहीं है, बल्कि ऐसा क्लास है जिसमें जस्ट स्टूडेंट जो है ना वो एमबीए डिग्री सॉरी फुल टाइम डिग्री करना चाहते हैं। अब फुल टाइम में बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से हमें किस चीज़ की प्रायोरिटी मालूम की जा रही है वो बाद में आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन है आप लोगों का, कहते हैं व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट स्टूडेंट वाज एन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग मेजर। तो इस चीज़ की प्रायोरिटी मालूम करनी है। और ये पहली स्टेटमेंट गिवन डेट है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो मैथमेटिकली लिखने के दो मेथड हैं। या तो इस को आप इवेंट ए कर लें और इसको इवेंट बी कर लें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रायोरिटी ऑफ ए गिवन बी। या आप इवेंट अज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा डायरेक्ट के प्रायोरिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग गिवन दैट स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन फुल टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देखें। इसको हम मैथमेटिकली मतलब इस तरह लिखते हैं, इंजीनियरिंग गिवन फुल टाइम। या आप इस इंजीनियरिंग को कर लें ए और इसको बी कर लें, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट पी ऑफ इंजीनियरिंग, इस मतलब लाइन को जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं गिवन डेट, ठीक है। गिवन फुल टाइम, ये वही मैथमेटिकली सेम चीज़ है जो यहाँ पर वर्बली जो है ना ये चीज़ लिखी हुई बहुत सारे टाइम। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ना इसमें मसला होता है कि हमें किस चीज़ की प्रायोरिटी मालूम करनी है और क्या चीज़ गिवन है। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअली पहले तो ये चीज़ समझना है कि आप लोगों से किस चीज़ की प्रायोरिटी पूछी जा रही है और क्या चीज़ गिवन है, कौन सा सैम्पल स्पेस जो रिस्ट्रिक्टेड गिवन है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये कंडीशन है, इफ ए स्टूडेंट इंटेंडेड टू अटेंड क्लास फुल टाइम। और यहाँ पर जो है ना आप लोगों से प्रायोरिटी मालूम की जा रही है। तो प्रायोरिटी हम मालूम करेंगे इंजीनियरिंग की, ठीक है। और गिवन है कि वो इनरोल हो फुल टाइम। तो इसको शॉर्टकट में हमने इस तरह लिखा, ठीक है, इंजीनियरिंग गिवन फुल टाइम। तो जिस चीज़ की प्रायोरिटी हमें मालूम करनी है वो पहले आता है, जो कंडीशन होती है वो बाद में आता है, ए गिवन बी या बी गिवन ए। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या करेंगे, इनकी इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखें इंजीनियरिंग एंड फुल टाइम की प्रायोरिटी है 0.15। दिस इज इनफैक्ट इंटरसेक्शन बिटवीन इंजीनियरिंग एंड फुल टाइम एंड डिवाइडेड बाय टोटल फुल टाइम का टोटल है आपको 0.61, ठीक है। और ये प्रायोरिटी आप इसको एज यूजुअल जो टेबल थी इससे पहले क्वेश्चन में वहाँ से भी आप लोग मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि ये 197 को अगर हम फुल टाइम टोटल 800 के साथ डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट सेम नंबर, ठीक है, 197 डिवाइडेड बाय 800। या प्रायोरिटी को डायरेक्ट यूज करें अगर आपके पास ये क्रॉस टेबुलेशन है, मतलब जॉइंट प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिनल प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रायोरिटी को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उस टेबल को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, 197 डिवाइडेड बाय 800। अच्छा, अब हम ई की बात करते हैं। आई होप कि सी क्लियर हो गया। सी इज इन फैक्ट यूर कंडीशनल प्रायोरिटी। डी में देखेंगे, अच्छा डी भी कंडीशनल प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। डी में कहा जा रहा है कि इफ ए स्टूडेंट वाज इन अंडर ग्रेजुएट बिजनेस मेजर, ठीक है। अब ये हमारे पास कंडीशन है, दिस इनफैक्ट रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अब पूरा क्लास हमारे पास सैम्पल स्पेस नहीं है, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस मेजर लिया हुआ। उन बिजनेस मेजर में से क्या प्रायोरिटी होगी कि स्टूडेंट इज अटेंड फुल टाइम क्लास। तो इस चीज़ को पहले मैथमेटिकली आप देखें किस तरह लिखेंगे,
और उसके बाद हम देखेंगे कि ये डी है आपके पास सी और ये डी है probability of full time given business. So according to formula full time intersection business divided by business. तो टेबल को देखेंगे कि इंटरसेक्शन 0.27 है डिवाइडेड बाय 387. ये फुल टाइम बिजनेस 0.27 और डिवाइडेड बाय बिजनेस 0.38. इस कॉलम को देखें. ठीक है. अच्छा तो ये वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम पी ऑफ ए गिवन बी की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वी कैन यूज द सेट बी एज रिड्यूस सिंपल स्पेस. तो सिंपल स्पेस ओवरऑल ऐसे नहीं होता बल्कि ये जो आपके पास आखिर में इवेंट आता है बी उसको हम रिड्यूस सिंपल यानी कि आउट ऑफ बी में से हम ए की प्रोबेबिलिटी को मालूम करना चाहते हैं. ठीक है. तो इसकी डेरिवेशन भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं. इस तरह आप लोग टेबल में देखें पी ऑफ ए गिवन बी का टेबल में से हमने देखा था कि कितने मतलब इनमें कॉमन है डिवाइडेड बाय टोटल बी के साथ किया है. इन दोनों नंबर को अगर मैं टोटल सिंपल स्पेस के साथ डिवाइड करता हूँ नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी तो ये प्रोबेबिलिटी आ जानी है ए इंटरसेक्शन बी की नोमिनेटर और ये जो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी आ जानी वो हो जानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू फार्मूला. तो इस वजह से हमारे पास एट दी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला बनता है. हम देख रहे होते हैं कि दोनों में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है और ये जो बाद वाला सिंपल स्पेस है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है ए गिवन बी. आप लोगों ने एक चीज जहन में रखना है कि ए गिवन बी इज नॉट इक्वल टू बी गिवन है. बोथ आर डिफरेंट. अच्छा ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में पी ऑफ बी डिवाइड कर रहा है जो कि जीरो के बराबर नहीं होना क्योंकि वी कैन नॉट डिवाइड जीरो. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव रूल बन जाता है. ठीक है. तो पी ऑफ ए विल इक्वल टू पी ऑफ बी टाइम्स पी ऑफ ए गिवन बी. मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जानी है पी ऑफ ए गिवन ए इंटरसेक्शन बी विल इक्वल टू पी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाई पी ऑफ बी. अच्छा यहाँ पर इंटरसेक्शन आना है इसको आपने करेक्ट करना है. दिस इज ए एंड बी. ठीक है. अब क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक आप लोग देखें कि ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो हमें पी ऑफ बी को उस तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इनफैक्ट सिंपली मल्टीप्लिकेशन रूल. अच्छा अब हम आते हैं एक क्वेश्चन था ना कि आपने देखना है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट. ठीक है. उसको ज़रा देखेंगे किस तरह मालूम करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. डेफिनेशन में रीड कर रहा हूँ. टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर. यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब वैसे ही जिसका एज यूजुअल हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि इंडिपेंडेंट ऐसे जो डिपेंड ना हो दूसरे इवेंट्स के ऊपर. ठीक है. तो इसको मैथमेटिकल किस तरह मालूम करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करेंगे तो टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू पी ऑफ ए. अच्छा इस चीज़ को मैथमेटिकली समझिए कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी अगर हम मालूम करना चाहें तो वो ए यूजुअल मालूम करें या कंडीशन अप्लाई करने के बाद करें. अगर दोनों सेम आती हैं तो इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी बी के ऊपर डिपेंड नहीं करती. आप बी की कंडीशन अप्लाई करें या ना करें ए के ऊपर कोई फर्क
नहीं पड़ता। सो दिस इनफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। तो मैथमेटिकली हम ये देख रहे होते हैं, सॉरी, ये ए गिवन बी का जो नंबर आ रहा है वो ए के साथ मैच हो रहा है नहीं। इफ बोथ आर सेम देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज डिपेंडेंट। ठीक है, और अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको हम डिपेंडेंट कहेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव रूल है। और अगर हमारे पास इंडिपेंडेंस है तो क्योंकि पी ऑफ बी गिवन है, पी ऑफ बी के बराबर हो जानी है, पी ऑफ बी गिवन है बी के बराबर हो जानी है, तो ये हमारा जो इंडिपेंडेंट का फार्मूला आ जाना है वो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ऑफ ए एंड बी। दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट की चेक करने का एक और फार्मूला आपके पास आ जाता है। आप इस तरह चेक करें या इस तरह चेक करें। ठीक है, और अगर डिपेंडेंट है तो फिर ये वाला प्रॉब्लम। ये वही सेम चीज़ है जो अब लेट हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट हो तो ये वाला फार्मूला होना है, डिपेंडेंट हो तो ये वाला। तो इससे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की चेक करते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट यूर। अच्छा, तो इस सी पार्ट आखिरी पार्ट था जिसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे थे। ठीक है, तो लेट मी चेक। ये ई पार्ट था कि ए और बी इवेंट्स को डिफाइन किया हुआ है और पूछा जा रहा है कि आर इवेंट्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट। ये तो अब हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की जो फार्मूला है या प्रोबेबिलिटी है उसको ऑलरेडी हमने देखा था। तो इस चीज़ को हम कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि ये दोनों इवेंट जो है ना वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। ये जिस तरह मैंने अब आपको बताया कि फॉर इंडिपेंडेंट वी मस्ट हैव दैट पी ऑफ ए गिवन ए टाइम्स बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी। From the joint probability table part A, we can see that A is 0.613 probability of A की। ठीक है, उस रो या कॉलम को आप देखेंगे और B की 0.385। इनकी जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो 0.23 है। अब इसको इस चीज़ को देखेंगे इंटरसेक्शन अगर इसके बराबर आ गई है, मगर इंटरसेक्शन आप देखेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पी ऑफ ए गिवन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी is 0.270 और क्योंकि 0.236 is not equal to 0.27, so that's why these are not independent। इसका मतलब ये दोनों इवेंट आपस में डिपेंडेंट। ठीक है, तो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। और उसके बाद हम बायस थ्योरम करेंगे नेक्स्ट वीक, जो टाइम टेबल के मुताबिक आप लोगों का क्लास होना है, आई थिंक दोबारा सैटरडे को होना है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो आप लोगों ने। सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। ये मैं उसमें रख लेता हूँ इस स्लाइड के साथ, ये वीडियो वगैरह जो रिकॉर्ड है। जी सर। ओके सर। LMS पे मैं रखता हूँ, उसको आपने देखना है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों का ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ ना व्हाट्सएप पे? जी सर, बना हुआ है। तो उसमें आप लोग आपस में गपशप नहीं करते क्या, यहाँ पर लग रहे हैं? पता नहीं सर, ये नेम चेंज करके कौन आए। ये एक रोल पता नहीं कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब किस तरह करना है? अटेंडेंस नोट कर लिए नाम आपने या हम करें या एक्सेल पे आप कर लेना।
कहीं पे स्क्रीन शेयर करके आप एक्सेल पे कर लो। या दूसरे क्लास में आप यही कर लेना सर। ये स्क्रीन जैसे आप लेक्चर ले रहे थे वैसे ही आप स्क्रीन शेयर करके वहाँ पे हम सारे देखेंगे। एक शीट बनी होगी, आप वहाँ पे प्रेजेंट लिख दीजिएगा सब ईपी वगैरह या एब्सेंट के लिए एक। सर आपका वॉइस बहुत स्लो था सर। अच्छा, तो इसमें नहीं मसला, पीपीटी में हर चीज़ है और बुक में भी है, और ये इनफेक्ट वीडियो भी मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। और आज हमने कोई नया टॉपिक जो है ना नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारों का एनरोलमेंट का मसला था, बहुत सारे कह रहे थे कि रिपीट करें, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें फिर भी आप लोगों को ना मसला होना है। फिर भी अगर आपके साथ कोई इश्यू हो रहा है तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या इसमें जो एलिमेंट्स का ऑप्शन होता है कमेंट्स में, वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपने ना अभी बुक से क्वेश्चन करना, ठीक है। वन सर बस लेक्चर खत्म कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा ख्याल में मतलब यहाँ तक काफ़ी है, फिर भी अगर आप कोई मसला हो तो बताएं। सर सर थोड़ा आज के लिए असेसमेंट के सही बारे है। में बता दें सर। जी, असेसमेंट के बारे में सर थोड़ा बता दें। असेसमेंट हम देखेंगे कुछ नंबर तो हम आप लोगों के क्लास के सर पार्टिसिपेट। थोड़ा तेज बोले, वॉइस का इश्यू हो रहा है सर। अच्छा, असेसमेंट का मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ नंबर तो हम इसमें क्लास पार्टिसिपेशन पे रखेंगे कि हम देखना चाहेंगे कि कौन इर्तगुल देख रहा है, कौन मतलब फालतू में मैसेज किया जा रहा है, तो उसका भी तो कुछ होना चाहिए। यस सर। और हम कुछ क्विज सर करेंगे आप इनको और सर वो अ, जब इनको आप निकाल सकते हैं सर, आप जब भी ये आए। हाँ, इनको अभी मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं, हमारे पास होगा बहुत सारा ये सर आप इनको रिमूव कर सकते हैं सर। ठीक है। मगर अच्छा, अब आपके साथ आ रही हैं ये पार्टिसिपेंट नज़र, हिजबुल्ला? हेलो। यस सर। तो यस ये सर। इसको ज़रा नोट तो करो पेन और पेज पर, तो फिर मुझे वो पिक्चर जो है ना वो ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, ताकि मैं नोट करूँ। मैं भी अपने हिसाब से नोट कर रहा हूँ और आप भी करें, ताकि ये रिकॉर्ड हमारे पास। स्क्रीनशॉट्स ले ले सर। सर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही सर। रियली सर आपकी आवाज का बहुत इश्यू हो रहा है सर। अच्छा, सर और एलएमएस एनरोलमेंट का सब इशू हो रहा है सर, उसका क्या करेंगे सर? अच्छा, एलिमेंट्स का आप लोग आईसीटी वालों से बात करें, क्योंकि इन्होंने ना ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सबको इनरोल किया हुआ है, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया, ठीक है। जो भी रजिस्टर थे पहले वो सब इनरोल हैं। अब अगर कोई इनरोल नहीं आ रहा तो इसका मतलब उन्होंने पहले इनरोलमेंट नहीं की हुई थी, इस वजह से उसका नाम नहीं आ रहा। तो सर मैन्युअली आप कर सकते हैं सर, सीएमएस के मैन्युअली जरिए। भी नहीं हो रहा था। वहाँ पे ऑप्शन हो। हाँ, एक बंदा जाहिद था शायद, उसको मैं करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं हो रहा। फिर भी देखता हूँ, आप में से पहले ट्राई करें, और अगर नहीं हो रहा तो फिर मुझे बताएं, तो उसको मैं खुद भी करता हूँ। सही है। ओके सर। ठीक है सर।
1 मिनट में अटेंडेंस ले रहा हूँ स्क्रीन साथ, ठीक है, उसके बाद जी आप सर। लीव करें। 27 बंदे हैं मेरे पास, सही है। ओके सर सर। थोड़ा तेज बोलिएगा सर। हाँ अब आ रही है या अब भी मसला है? अब सही आ रही है सर, सॉरी। अच्छा सर अब सही है सर। ರಾಡಲ್ಲಿ Ako Gia Raji. ओके, सो दिस इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। अब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अटेंडेंस हो गई सर? जी अटेंडेंस। चलो सर, थैंक यू सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।